आपको पता है 1907 में धर्मदल की फूट हुई थी, एक तरह से कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और विभाजन का जो कारण था वो था अध्यक्ष पद को लेकर और बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा है उसको कैसे चला जाए, उसको चलाने के तरीके को लेकर। तो मुझे निष्कर्ष बताना है, तो इसमें दो निष्कर्ष दिए हैं, बोला है कुछ वैन वर्सेस वैन। तो देखो ये वाला पोर्शन, ये कुछ वैन वर्सेस है, तो वही वैन का ये वाला पोर्शन बस से टच हो रहा है, तो बिल्कुल है। और बोला है कुछ बसें वैन है, तो बस का ये वाला पोर्शन वैन में बन रहा है, तो कुछ बसें वैन है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं, तो आज भी मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आज जो आपका मॉक का एक्सप्लेनेशन होगा, वो जो मॉक नंबर होगा वो आपका 7 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपको पता है 100 नंबर का आपका पेपर होता है। चलिए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असंगत, आपको गलत बताना है, गलत बताना है। ठीक है, पहला क्या है कि रचना बनावट के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको पता है सकर्मक अकर्मक। सेकंड क्या है, हरदेव भारी जी के अनुसार अकर्मक क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। ये भी ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूंगा अभी। थर्ड क्या है, सभी स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती है, तो आपका ये भी क्या है, ठीक है। तो इसमें तीनों आपके ठीक है, ठीक है। तो गलत बताना है, तो गलत कोई भी नहीं, तो हो जाएगा आपका चौथा वाला। ठीक, रचना बनावट के आधार पर कौन कौन से होते हैं, आपकी 2 क्रियाएं होती हैं, एक आपको पता है अकर्मक होती है और एक होती है आपकी सकर्मक। ठीक, अगर हरदेव भारी जी के अनुसार क्रिया के 3 प्रकार बात करें तो स्थित्यर्थक, गत्यर्थक और एक और आती है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है वो। एक होती है आपकी स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है आपकी गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, तीसरी होती है आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अगर स्वाभाविक क्रिया की बात करें, जैसे आपका रोना, जैसे आपका सोना, जैसे आपका चलना और हंसना, ये सारी आपकी स्वाभाविक क्रियाएं होती है और ये अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने क्या देखा, 4th वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेरक कर्ता तथा प्रेरित कर्ता का प्रयोग किन कारकों में किया जाता है। ठीक, ये प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित वाक्य का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्या है, कर्ता कारक तथा करण कारक। सेकंड, करण कारक तथा संप्रदान कारक। या थर्ड, कर्ता कारक तथा कर्म कारक। या फोर्थ, कर्म कारक तथा कर्ण कारक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कर्ता कारक तथा कर्ण कारक। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक वाक्य है, जैसे राम ने पंडित जी से पूजा करवाई। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य है, पूजा करवाई, आपको पता है प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य है। तो अगर प्रेरक कर्ता की बात करें जो क्रिया को नहीं कर रहा है, तो किस कारक में उसका प्रयोग हो रहा है, कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान उसका कारक चिन्ह होता है ने। और किससे पूजा करवा रहा है, तो उसका साधन क्या है, पंडित जी से, तो ये कर्ण कारक का चिन्ह है। ठीक है, ये क्या आपका प्रेरित कर्ता किसमें प्रयोग हो रहा है, आपका कर्ण कारक में। तो यही क्वेश्चन उसने आपका पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में होती है या किस रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। पहला है सदैव एकवचन पुल्लिंग, या सदैव बहुवचन पुल्लिंग। या थर्ड, सदैव एकवचन स्त्रीलिंग। या चौथा, सदैव बहुवचन स्त्रीलिंग। तो याद रखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एकवचन पुल्लिंग। क्रियार्थक संज्ञा होता क्या है, जैसे एक वाक्य में आपको बता देता हूँ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो जब क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा कर्ता के स्थान पे आता है स्टार्टिंग में, तो वहां पे क्रिया का जो लिंग वचन होता है वो कैसा होता है। तो आपको पता है टहलना का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, और वचन किस रूप में, एक वचन है, बहुवचन, एक वचन भी। ठीक, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसका लिंग वचन आपका एक वचन पुल्लिंग ही होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि निबट्टा किस बोली की उपबोली के रूप में जानी जाती है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, आपकी मगही। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक, बघेली। इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, कुछ पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पूर्वी हिंदी, उपभाषा में कौन कौन सी बोली आती है, पूर्वी हिंदी। ठीक, इसका शॉर्टकट आज याद रखेंगे ABC। ए से आता है आपका अवधी, ठीक, बी से आता है आपका बघेली, सी से आता है आपका छत्तीसगढ़ी। इसमें और देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में आती है आपकी 5। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आपकी बोली आती है, आपकी 5। कौन कौन सी, खड़ी बोली,
खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हरियाणवी, जिसे आप बांगरू कहते हैं। ठीक, रजभाषा, रजभाषा आती है, और कन्नौजी और बुंदेली। अगर बिहारी की बात करें, बिहारी की, तो बिहारी में उपभाषा में कौन कौन सी बोली आती हैं? इसका आ जाएगा आपका मैथिली, मगही, मैथिली, मगही और आपका भोजपुरी। ठीक, अगर पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी भाषा में क्या क्या आएगा? पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक, कुमाऊनी और गढ़वाली। राजस्थान की बात करें, पांचवी उपभाषा राजस्थानी, तो राजस्थानी में क्या क्या आएगा? मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर पहला है, बाकी जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? लिखित, मौखिक, वाचिक या आपका कोई नहीं। भाषा के मानकीकरण का संबंध हो जाएगा आपका भाषा के लिखित रूप से। ठीक, इसमें आप याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? त्रा, ज्ञ, क या छा? छा आपका इसका किस क्रम के बाद आएगा? छा। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे आपका थर्ड वाला। ठीक, अगर छठे की बात करें, कुछ संयुक्त व्यंजन आप याद रख सकते हैं इसमें। संयुक्त व्यंजन आपके जो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? एक तो आपका छाई होता है, जो का और आधा का और शा से मिलकर बनता है। एक श्रा होता है, जो आपका शा और रा के संयोजन से मिलकर बनेगा। त्रा होता है, ता और रा के संयोजन से, और एक होता है ज्ञ, जा और ज्ञ। ठीक, तो 4 संयुक्त व्यंजन के आप नाम भी आप याद रखो, किस किसके मेल से बनता है वो भी याद रखिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो याद रखेंगे ना 4 होगा ना 5 होगा। शब्द जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सार्थक शब्द होता है, जिन शब्दों का अपना अर्थ होता है, और एक होते हैं आपके निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में व्याकरण में नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पे होता है? वो आपने पढ़ा होगा, प्रत्यय के आधार पे होता है, प्रयोग के आधार पे होता है ना, व्युत्पत्ति के आधार पे होता है, वो सारी बनावट के आधार पे होता है, वो अलग है। इस तरह से पूछेगा तो आंसर होगा आपका पहला वाला 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है? उपसर्ग से आपका क्वेश्चन है कि दुष्कर्म शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग आपको पता है, उपसर्ग को हम शब्दांश भी कहते हैं। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, एक उपसर्ग होता है और एक होता है आपका प्रत्यय। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आदि में लग के उस शब्द का बिल्कुल ही अर्थ परिवर्तित कर देता है और एक नए शब्द का निर्माण करके आपको देता है। ठीक है, उपसर्ग को आप प्रीफिक्स भी कहते हैं ग्रामर। तो इसमें उपसर्ग आपका कहाँ आता है? शब्द के स्टार्टिंग में, और मूल शब्द कहाँ आएगा? शब्द के पीछे। जैसे यहाँ पे देखो आप, दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग कौन सा है? मैं इसका आंसर बता देता हूँ, थर्ड। ठीक, अब इसमें उपसर्ग क्या है? जैसे आपको पता ही चल रहा है अभी, दुष्। दुष् मतलब होता है बुरा। ठीक, कर्म मतलब कार्य, तो मूल शब्द इसमें कर्म है और इसमें उपसर्ग क्या है आपका? दुष्, मतलब बुरा कर्म, बुरा कार्य। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, इसका आंसर आपका क्या है? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 9। क्या कह रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अतिरिक्त क्रिया अथवा धातु के अंत में, क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ठीक है, कर्क प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, या दोनों है, या कोई नहीं। तो हमको पता है प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, जो आंसर जो आपका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कर्क प्रत्यय। ठीक, जब मूल शब्द के रूप में आपका क्या आता है? क्रिया या धातु, क्रिया या धातु, उसके पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उसको कहते हैं हम कृत प्रत्यय, और जो शब्द बनता है उसको कहते हैं हम कृदंत। जब मूल शब्द के रूप में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है, तो उसके पीछे जो प्रत्यय लगता है उसको कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय, और जो शब्द बन के आता है उसको कहते हैं हम तद्धितांत। ठीक, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक शब्द है धातु के रूप में लिख,
प्रत्यय आ रहा है आवट और शब्द बना आपका लिखावट। ठीक है, लिखावट। तो देखेंगे आपको क्रिया का जो मूल रूप है वो है धातु, और इसको कहते हैं लेखक को धातु। धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अगर ना लगा दोगे लिखना तो वो क्रिया बन जाएगा, ना हटा दोगे तो बन जाएगा आपका धातु। तो लिख है, लिखना नहीं है, तो लिख क्या है, धातु। धातु में प्रत्यय लगा है तो इस प्रत्यय का नाम कर प्रत्यय होगा, और इन दोनों के संयोग करके या मिला के जो शब्द बन रहा है उसको कहते हैं आपका कृदंत। उसी प्रकार से नीचे वाला देखते हैं। एक शब्द है आपका अच्छा, धन आई। ठीक, शब्द आपके पास आया अच्छाई। तो अच्छाई शब्द तद्धितांत है, क्यों? क्योंकि मूल शब्द के रूप में इसमें आ रहा है अच्छा। अच्छा होता है या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, विशेषण होगा। तो यहाँ पे किस शब्द को लिया मैंने, विशेषण। विशेषण के पीछे जो प्रत्यय लगा है, इससे इस प्रत्यय का नाम क्या है, तद्धित प्रत्यय। और जो शब्द बन के आया विशेषण और प्रत्यय को जोड़ के जो शब्द बन के आया अच्छाई, उसको कहेंगे हम तद्धितांत। ठीक, यहाँ पे विशेषण है, अभी संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, तो बाकी इसका जो आंसर है वो आपका पहला वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होता है? ठीक है, तेजपत्ता, लौंग, इलायची या जावित्री। तो वैसे आपको पता है जो आपके मसाले होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका तेजपत्ता। इसमें कुछ हम और शब्द देख सकते हैं, अन्य क्या क्या आपके पुल्लिंग शब्द में आता है, इसमें जैसे केसर आ जाएगा, एक दो याद कर लीजिए आप, केसर और एक जीरा। ठीक, केसर और एक जीरा। बाकी स्त्रीलिंग मसाले जो स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे लौंग, अच्छी लौंग कहते हैं हम, लौंग है जो आपका लिखा हुआ है, इलायची, सुपारी, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, ये सारे शब्द किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में। ठीक, और पुल्लिंग वाले मैंने आपको 3 बताया, तेजपत्ता, केसर और एक जीरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है? अपादान, आपको पता है अपादान कारक में अलगाव का भाव होता है, आपको पता है अपादान कारक में अलगाव का भाव आता है, और जो कारक चिन्ह होता है वो आता है इसमें से। तो यही आपको देखना है। पहला है राधा भिक्षुक को दान देता है, सेकंड है सीमा कुत्ते से डरती है, थर्ड भूखे के लिए रोटी लाओ, या चौथा टीवी मेज पर रखी है या रखा है। ठीक, तो इसका आंसर मैं आपको पहले बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका सीमा कुत्ते से डरती है, से आ रहा है। ठीक, क्यों आ रहा है, अलगाव का भाव होता है, जहां भी डरने की बात होती है, बिछड़ने की, अलगाव की बात होती है, कुछ प्रारंभ करने की बात होती है। अब जाहिर सी बात है अलगाव का भाव भी है ऐसे, जाहिर सी बात अलगाव का भाव भी है ऐसे। अगर सीमा कुत्ते से डरती है तो जाहिर सी बात है सीमा कुत्ते के पास थोड़ी जाएगी, कुत्ते से दूर जाएगी। तो कुत्ते से दूर जा रही है, इसका मतलब अलगाव का भाव है, और बाकी चिन्ह इसमें लिखा हुआ है से, इसलिए इसमें क्या है, अपादान कारक है। पहले में क्या है, पहला भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। राजा भिक्षुक को दान देता है, आपको पता है कर्म कारक का चिन्ह वो होता है, लेकिन इसमें कर्म कारक नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब भी कर्म कारक का चिन्ह हो और लास्ट में वाक्य के अंत में क्रिया देने वाली हो, देता है, देता हूं, है ना, देने की बात हो, तो इसमें जो आपका कारक होगा वो होगा आपका संप्रदान, ये आप याद रखेंगे। तो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। थर्ड क्या है, भूखे के लिए रोटी लाओ, तो जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें आता है संप्रदान कारक, और उसका चिन्ह के लिए इसमें लिखा हुआ, इसमें संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान कारक टीवी मेज पर रखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, में या पर, तो इसमें क्या है आपका अधिकरण कारक। ठीक, अधिकरण कारक। तो 11 का जो आंसर मैंने बताया वो है सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्ति, तो याद रखेंगे इसका आंसर है आपका जातिवाचक। अब जातिवाचक में संज्ञा में जैसे कैसे कैसे आ जाएंगे, नाम, नदी आ जाएगा, ठीक, पहाड़ आ जाएगा, ठीक, लड़का आ जाएगा, ठीक, चोटी आ जाएगा, ठीक, दिवस आ जाएगा, ठीक, महीना आ जाएगा, ये सारे आपके इसमें आएंगे जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब पता चलता है, नदी में जैसे नाम दे दूं मैं यमुना, पहाड़ में जैसे नाम दे दूं मैं हिमालय का नाम ले सकते हैं आप, लड़का में जैसे नाम दे दूं मैं आपको महेंद्र, चोटी में जैसे नाम दे दूं मैं कंचनजंगा। ठीक, जब भी प्रॉपर आपको नाम मिल जाए तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक में आपको पता है ठोस, द्रव और गैस आते हैं। ठोस में जैसे आपका लोहा आ जाएगा, सोना, चांदी सारे आ जाएंगे। द्रव में क्या आएगा आपका पानी आ जाएगा, ठीक, दूध आ जाएगा, जो भी लिक्विड फॉर्म होती है। गैस में सारी गैसेज आ जाएंगे और धुआं। गैसेज में आपका ऑक्सीजन है ना, आर्गन, नियॉन, ये सारे आपके शब्द इसी में आएंगे ऑक्सीजन में। भाववाचक में आपको पता है भाववाचक 2 प्रकार की संज्ञा होती है, एक स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा और एक परतंत्र।
स्वतंत्र में क्या आता है, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। स्वतंत्र, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्वतंत्र में जैसे शब्द आएगा एक क्रोध, क्यों आएगा बताता हूँ, ठीक है। परतंत्र में जैसे शब्द आएगा एक वो आएगा आपका लिखाई, लिखाई, ठीक। स्वतंत्र, क्रोध शब्द को स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रोध शब्द क्या है, टूटेगा नहीं, अपने आप में मूल है, अपने आप में क्या है, पूरा है। इसको किसी इसको बनने के लिए किसी अन्य शब्द की या प्रत्यय के रूप में किसी अन्य शब्दांश की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में पूरा है, इसलिए आपका स्वतंत्र भाववाचक है। लिखाई आपको पता है दो शब्दों से मिलकर बना है, लिख धन आई। लिख मूल शब्द है, आई आपका प्रत्यय है। तो जहां भी प्रत्यय आता है, प्रत्यय से जुड़ के जो शब्द बनेगा लिखाई भाववाचक संज्ञा, उस भाववाचक संज्ञा को कहेंगे हम परतंत्र भाववाचक संज्ञा, ठीक। जहां भी प्रत्यय आएगा वो परतंत्र है, और जहां प्रत्यय नहीं आएगा वो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन है कि किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए, ठीक प्रकार से रखे गए। पहला भाववाचक संज्ञा दे रखा है, निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ठीक है। भाववाचक संज्ञा वाला है सारे। विशेषण क्या है, शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, ठीक है। थर्ड सर्वनाम, मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये भी ठीक है। चौथा अकर्मक क्रिया, लजाना, मरना, सोना, पढ़ना, ठीक है। पढ़ना आपको पता है क्या है, सकर्मक क्रिया होती है, तो इसमें गलत है क्योंकि सारी जो शब्द है वो अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है। तो इसमें आपको सही बताने हैं, तो सही पहला, दूसरा, तीसरा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन है कि सीधा, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं होता है ना। क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे, नहीं कह रहा है, मतलब 3 रूपों में प्रयोग होता है, एक रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो कौन सा एक रूप है। संज्ञा की बात करें, देखो सीधा आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा विशेषण। सीधा आदमी हो जाएगा, सीधा आदमी के आगे विशेषण लग रहा है। सर्वनाम नहीं होता सर्वनाम के रूप में। क्रिया विशेषण वह सीधा चलता है, क्रिया विशेषण में आपको पता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण वह सीधा चलता है या वह टेढ़ा चलता है। तो सीधा कैसे चलता है, सीधा आपको पता है। क्रिया विशेषण छाटने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के आगे क्वेश्चन करते हैं, कब, कहाँ, कैसे, किसको, 4 क्वेश्चन करते हैं। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कैसे प्रश्न करके जो क्रिया विशेषण शब्द आपके पास मिलता है उसको कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया कैसे हुई है, उसकी रीति क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका होने का तरीका क्या है। तो सीधा क्या होगा, क्रिया विशेषण भी होगा, सर्वनाम नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस वाक्य में परिमाण बोधक, परिमाण क्वांटिटी की बात हो रही है, परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह बहुत सारा दूध चाहिए, सॉरी मुझे बहुत सारा दूध, क्वांटिटी की बात हो रही है, नापतोल की बात हो रही है, नापतोल में दूध, तोल के लिए तो आप बहुत सारा, ठीक। तो इसका आंसर पहला ही होगा। सेकंड वाले की बात करें, वह गाय सुंदर है, तो इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक में भी मौलिक सार्वनामिक हो गए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अगला क्या है, प्रत्येक को प्रसाद मिला, इसको हम कहते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा वैसा, तो जब भी यह वह के स्थान पे, यह वह के स्थान पे उसका परिवर्तित रूप आएगा, ऐसा वैसा संज्ञा के आगे, तो इस विशेषण को हम कहते हैं आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक। इसका आंसर क्या है, पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन है आपके सामने कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य बताना है आपको, ठीक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेष्य कहते किसे हैं। विशेष्य कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ना, और इसकी विशेषता बताई जाती है या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। जैसे मोहन अच्छा है, मोहन क्या है, अच्छा है, तो विशेषता है अच्छा, किसकी विशेषता है, मोहन की। मोहन क्या कहलाएगा भाई, विशेष्य कहलाएगा, है ना, संज्ञा के रूप में वैसे संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। वह अच्छा है, अगर ये दूसरा वाक्य होता वह अच्छा है, तो अच्छा विशेषता किसकी है, वह की। वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, तो विशेषता बताई जाती है संज्ञा की और सर्वनाम की। जिनकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहते हैं। तो इस वाक्य में पूछा है विशेष्य क्या है, विशेष्य इस वाक्य में पूछा है कि विशेष्य क्या है, तो विशेष्य वो होगा जो विशेषण के पीछे आएगा, क्योंकि विशेषण की पहचान होती है, उसका रूप होता है, उसका गुण होता है कि विशेषण अधिकांशता, अधिकांशता किसके आगे आता है, संज्ञा के आगे, ठीक। तो विशेष्य संज्ञा क्या होगा, जो विशेषण के पीछे आएगा। तो देख लीजिए विशेषण देखें, विशेषण क्या है इसमें, श्रेष्ठ, ठीक पीछे आ रहा है इसका विशेष्य, इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, ठीक है, आंसर होगा इसका थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
17 क्या है, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। सजातीय क्रिया क्या होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सजातीय क्रिया वो क्रिया होती है जब वाक्य में कर्म और क्रिया जो होती है वो समान धातु से मिलकर बनती है, समान धातु से। अब यहाँ पे देखते हैं वो कौन सा वाला वाक्य है। पहला, जीना एक कला है। सेकंड, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं। या थर्ड, वे अनेक बोलियां बोलता है। या चौथा, राम खेलकर चला गया। तो आप देखेंगे थर्ड वाले ऑप्शन में आपको दिख रही होगी एक चीज, ठीक, क्या दिख रहा है यहाँ पे, बोलियां, बोलता है। बोलियां क्या है, कर्म है। बोलता क्या है, क्रिया है। अब जिनको नहीं पता कर्म क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्रिया है, बोलता है। क्रिया के आगे प्रश्न करो क्या बोलता है या किसको। दो प्रश्न करते हैं, दो प्रश्न करने से आंसर जब मिलता है तो जो शब्द आपको मिलता है उसको कर्म कहते हैं। क्या बोलता है, बोली, तो ये कर्म है। अब कर्म जो है इसका मूल शब्द क्या है, किस मूल शब्द से बन के मिला है, तो बोल से। इसका मूल शब्द क्या है, बोल और इया प्रत्यय है। तो ये भी मूल शब्द बोल से बना है, बोलता भी मूल शब्द बोल से बना है। तो कर्म और क्रिया एक ही धातु, बोल क्या है, धातु है, तो एक ही धातु से मिलकर बने हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम। तो क्रिया जो आपकी बोलता है वो क्या है, सजातीय क्रिया। ठीक है, याद रखें। जैसे इसमें दो वाक्य देख सकते हो आप, वह कई चाले चलता है, वह चाले चलता है, चाले चलता है। ठीक, जैसे सेना ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, सेना ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, लड़ाइयां लड़ी, लड़ शब्द से मिलके बना है, लड़ धातु से। ठीक, तो चाले चलता है, लड़ाइयां लड़ी, बोलियां बोलता है, खेल खेलता है। ऐसे सारे वाक्य किसमें आएंगे, सजातीय क्रिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 18 क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम पूर्ण पोषण आगे अंतिम अपूर्ण, अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, मंगलसूत्र है, गोदान है, कर्मभूमि है, आपका गमन है। तो याद रखेंगे, ज्यादातर बच्चे शायद मंगलसूत्र कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, मंगलसूत्र नहीं है। इसका आंसर क्या आपका, गोदान। ठीक, मंगलसूत्र तो आपका अंतिम अपूर्ण उपन्यास है, इसका आंसर क्या आपका, गोदान। इसमें कुछ और देख लेते हैं अगर है तो, हाँ, गोदान का प्रकाशन देख लेते हैं 1936। ठीक, 1936। अन्य उपन्यास देख लेते हैं प्रेमचंद के क्या क्या हैं। जैसे सेवा सदन, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, रंगभूमि हो जाएगा निर्मला, कायाकल्प, वरदान। ठीक, तो ये उपन्यास भी आप याद रखें क्या है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प और आपका वरदान। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्या कह रहा है 18 क्वेश्चन है कि, ठीक है, लोकोक्ति से आपका क्वेश्चन है, किस गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ अनाधिकृत सुविधा मिलने पर उसे ना छोड़ना है। पहला है, ससुराड़ी को जव्यार, बुखराड़ी को बल, या पौना पूछी पकौड़ी, या भूई माँ खूटानी धरेंदा, या चौथा, कितला को नागर बिरला को बाघ। तो इसका आंसर याद रखेंगे आप, पहला हो जाएगा ससुराड़ी को जव्यार, बुखराड़ी को बल। इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पौना पूछी पकौड़ी का क्या मतलब है, अनिच्छा से स्वागत करना। ठीक, अनिच्छा से स्वागत करना। भूमा, भूमा खुटानी धरेंदा का मतलब क्या होता है, अत्यंत हर्षित होना, अत्यंत हर्षित होना। कितला गुना अगर बिरला कुबा का मतलब भारी भ्रम हो जाना, भारी भ्रम हो जाना। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए, मैंने जो बताया, पौना पूछी पकौड़ी, अनिच्छा से स्वागत करना। थर्ड, भूमा फुटानी धरेंदा, अत्यंत हर्षित होना। चौथा, कितला गुनाग और बिरला को बाग, भारी भ्रम हो जाना। ठीक, इसका आंसर क्या है, पहला बार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 20 क्वेश्चन क्या है, अलंकार के बारे में। अलंकार की महत्ता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ना, आपको गलत बताना है। पहला है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनसे सौंदर्य बढ़ता है काव्य की पंक्तियों में, क्योंकि इनकी मूल गुण यही होता है। सेकंड, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, क्या है, अलंकारों के बिना भी काव्य की पंक्तियां लिखी जाती हैं, लेकिन अलंकार का प्रयोग करके काव्य की पंक्तियां और आकर्षक और सुंदर होती है, बात अलग है, ये गलत कह रहा है। थर्ड, अलंकार काव्य सौंदर्य वृद्धि करते हैं, बिल्कुल ठीक है, अलंकार से काव्य में रोचकता है ना, इंटरेस्टिंग बनती है पंक्तियां, या प्रभु विष्णुता मतलब कुछ विशेष प्रभाव आता है, तो ये भी ठीक है। गलत बताना है, गलत हो जाएगा आपका सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या है। 21 क्या है कि किस पुराने ग्रंथ में देवप्रयाग की प्रशंसा एक सहस्त्र से अधिक श्लोकों में की गई है। महाभारत, रामायण,
भगवत गीता या आपका कोई नहीं, ठीक है। देव प्रयाग की बात हो रही है, जो पंच प्रयागों में से एक है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयाग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाभारत, ठीक। पंच प्रयाग में एक आपका प्रयाग देव प्रयाग है, तो दोनों दो नदियां याद रखिए, किस नदियों के संगम पे है आपका देव प्रयाग, पीरी का देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर आपका कौन सा है, देव प्रयाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। 22 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। चार आपके पास कथन दे रखे हैं। पहला क्या है, रोटी अभियान के दौरान भारतीय चंद का जो प्रथम पड़ाव था वो कटकून वाला पिथौरागढ़ था, ठीक है। डोटी अभियान के ही दौरान भारतीय चंद का जो दूसरा पड़ाव था वो बाली चौड़ था, पिथौरागढ़, ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड, शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र को पट्टियों ग्रामों में विभक्त किया था, वो हो जाएगा बाजबाग, ठीक है, आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, ये भी ठीक है। चौथा, चंद राजाओं के सिक्के इनकी दूसरी राजधानी अल्मोड़ा से प्राप्त हुई, यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि चंद राजाओं, ये राजा ऐसे हैं, ये राजवंश ऐसा है जिसके संबंध में या जिनसे संबंधित सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, और अजय रावत ने पूरी तरह से क्लियरली अपनी बुक में कहा गया है, ठीक। तो चौथा वाला गलत होगा, ऐसा पहला, दूसरा और तीसरा, तो आपका थर्ड वाला, पहला, दूसरा और तीसरा। भारतीय चंद के बारे में कुछ और फैक्ट भी हैं, क्या क्या है भारतीय चंद के बारे में। कुमाऊं में इसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं, कुमाऊं में इसके एक तो पवाड़े प्रसिद्ध हो जाएगा, आगे आपका कुमाऊं वीरांगना, आगे क्या है, कुमाऊं की वीरांगना भागा धौनियाल के साथ, भागा धौनियाल के साथ इसका युद्ध भी हुआ है, ठीक। और क्या है, डोटी आक्रमण करने वाला प्रथम राजा, डोटी आक्रमण करने वाला प्रथम राजा। दूसरा आपका कौन सा, उद्योग चंद है। नायक जाति की उत्पत्ति, नायक जाति की उत्पत्ति हो जाएगा, और इसके बेटे रत्नचंद ने सौर सीरा थल भी जीते हैं, सौर सीरा थल भी जीते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट भारतीय चंद के। पहला क्या है, कुमाऊं में इसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं। सेकंड है, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौनियाल के साथ इसका युद्ध भी प्रसिद्ध है। एक लिखा है डोटी आक्रमण, बिल्कुल, क्योंकि सोमचंद से लेके भारतीय चंद से पहले तक जो भी राजा हुए वो डोटी या नेपाल के अधीन ही हुआ करें, है ना। सोमचंद से लेके जो भारतीय चंद से पहले तक के जो भी राजा हुए हैं वो डोटी के अधीन थे, डोटी को टैक्स देते थे। तो भारतीय चंद पहला राजा था जिसने डोटी के अधीनता अस्वीकार करते हुए डोटी के खिलाफ आक्रमण किया था। इसी आक्रमण के दौरान चंद सैनिकों द्वारा नेपाली महिलाओं से अवैध संबंध बनाए गए थे। उस अवैध संबंध के परिणाम स्वरूप जो आपकी संतान उत्पन्न हुई उनको नायक जाति कहते थे। तो नायक जाति की उत्पत्ति इसी राजा से संबंधित होगी। और इसके बेटे रत्नचंद ने ही सौर सीरा थल भी जीते थे, पिथौरागढ़ के 3 क्षेत्र, और सीरा जीतने के बाद वहाँ पे जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी उनको कहते थे बसेड़ा अधिकारी। 3 बसेड़ा अधिकारियों के नाम याद रखेंगे आप, डुंगरा बसेड़ा, सेकंड था आपका मदन सिंह बसेड़ा, तीसरा था राय सिंह बसेड़ा, ठीक है, डुंगरा, मदन सिंह, राय सिंह, ठीक। चलिए ये सारे फैक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 23 क्या है कि कितने हजार फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांश प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे आपको पता है नीचे में कम ऊंचाई में चटक लाल होता है इनका रंग, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो हल्का लाल होता है, और 11,000 फुट की ऊंचाई पे सफेद रंग के बुरांश, आंसर क्या है सेकंड वाला, 11,000 फुट सफेद रंग के बुरांश प्राप्त होते हैं। इसमें और कुछ देख लेते हैं हम 23 में, और क्या है। अगर बुरांश के पेड़ों की ऊंचाई बात करें कि कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं, 1500 से 4,000 मीटर। किस प्रकार का वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष हो जाएगा, ठीक। वानस्पतिक नाम क्या होगा इसका, वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। किस कुल का वृक्ष है आपका ये, एरिकेसी कुल का वृक्ष, एरिकेसी कुल का वृक्ष, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष, नेपाल का हो जाएगा आपका ये राष्ट्रीय वृक्ष। और आपका हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प, ठीक। और अगर बात करें इसके खिलने का समय क्या है, इसका फूल कब खिलता है, तो फरवरी से अप्रैल, फरवरी से आपका अप्रैल। तो हाइट याद रखेंगे, सदाबहार वृक्ष है, वानस्पति नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, एरिकेसी कुल का वृक्ष, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष, हिमाचल नागालैंड का राज्य पुष्प है, और खिलने का समय क्या है, फरवरी से अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको 24 क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाल के 3 राजाओं द्वारा सिक्के ढालने का उल्लेख नहीं मिलता है। सिक्के जिसके काल में नहीं बनाए गए, नहीं ढाले गए। फतेह शाह गढ़वाल का अकबर है, महीपति शाह तिब्बत पर 3 आक्रमण करने वाला राजा, प्रदीप शाह इसका शासनकाल चंद और पवार नरेशों के मध्य मित्रता के लिए जाना जाता है स्पेशली,
प्रथम शाह जो गोरखों के खिलाफ फुटबॉल युद्ध में मारे गए थे देहरादून में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका महिपति शाह। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 25। 25 क्वेश्चन क्या है कि किस तिथि को देहरादून को एक जिले के रूप में गठित कर मेरठ मंडल ने सम्मिलित किया गया? एक जिले के रूप में गठित कर, ठीक, 1871, 1851 या 1877, 1881। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1871। ठीक, इसमें कुछ और फैक्ट भी हम देख लेते हैं। 1817 देहरादून का गठन के बाद इसको सहारनपुर मंडल में और 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल। 1829 की बात करें तो देहरादून के साथ जॉनसन बाबर का उपायुक्त रखकर इसे मेरठ मंडल में रखा गया। 1871 में क्या है, देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया, अलग जिले रूप में प्रकाशित। ठीक, और 1975 में देहरादून जो है आपका गढ़वाल मंडल में शामिल। ठीक, गढ़वाल मंडल में शामिल। क्या क्या देखा हमने? 1817 में देहरादून का गठन सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। 1825 में इसे देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1829 में देहरादून और जॉनसन बाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में शामिल। 1871 में देहरादून एक अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया। 1975 में देहरादून गढ़वाल मंडल में आपका शामिल हुआ है। ठीक, ये सारे फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 26 क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों में से असंगत बताना है, ठीक है, गलत बताना है। 4 कथन दे रखे हैं, क्या क्या है? पहला, चंदों के प्रशासनिक नाम मुख्यतः दिल्ली के मुस्लिम शासकों द्वारा प्रसिद्ध नामों की नकल है, ठीक है। सेकंड, ताम्रपत्र की वैधता को प्रमाणित करने हेतु हस्ताक्षर के स्थान पर कटार की मूठ उत्कीर्ण करने की प्रथा चंदों की देन है, ये भी ठीक है। थर्ड, चंदों की वंशावली तो दे रखी है मानवोदय अथवा ज्ञानोदय काल, जो भरत कवि की पुस्तक है उसमें दे रखी है, या आपके महाशाह के दरबारी कवि है गढ़वाल नरेश महाशाह के। या चौथा, यशोधर मठपाल के अनुसार सोमचंद झांसी से कुमाऊं आया था, यूपी के झांसी से आया था, तो आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। ठीक, यशोधर मठपाल ने नहीं कहा है, इतिहासकार किसने कहा है कि झांसी से आया था सोमचंद? इलियट महोदय। अब अधिकतर इतिहासकार ने कहा है कि प्रयागराज झूसी से आया था, झूसी प्रयागराज से, ठीक, यूपी से। कौन कौन थे वो? बद्रीदत्त पांडे ने कहा है, बद्रीदत्त पांडे जिन्होंने प्रमुख रूप से आपका कुमाऊं का इतिहास लिखा है। वाल्टन महोदय ने भी कहा है, वाल्टन महोदय और एटकिंसन, है ना, जिन्होंने आपका उत्तराखंड का इतिहास प्रमुख रूप से लिखा है, एटकिंसन। उसी की नकल अधिकांश इतिहासकारों ने की, एटकिंसन, वाल्ट और बद्रीदत्त पांडे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका 27 क्या है? पंचम विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनकर विधानसभा पहुंची थी? आपको पता है 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। पहला हुआ था आपका 2002 में, फिर हुआ था आपका 7 में, फिर हुआ 2012 में, फिर हुआ 2017 में, फिर हुआ 2022 में। तो इन 5 विधानसभा चुनाव में हर बार कितनी कितनी महिलाएं जीती हैं, विधानसभा सदस्य के रूप में विधानसभा में पहुंची। ठीक, तो मैं आपको ये पे बता देता हूँ, 4, पहले में 4, दूसरे में भी 4, तीसरे विधानसभा चुनाव में 5, चौथे में 5, और फिर आपकी 5वीं में आपकी 8। तो 5वीं विधानसभा के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक, बाकी ये जो लिखा है ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 क्या है? अजयपाल द्वारा देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी बनाए जाने का या परिवर्तित किए जाने का प्रमुख कारण क्या था? पहला, केंद्र में होना, सेंटर में थी ये, तथा चंदों के आक्रमण से बचाव। सेकंड, डोटी के आक्रमण से बचाव। या थर्ड, केंद्र में होना तथा भूकंप से बचाव। या चौथा, देवलगढ़ को किसी महापुरुष द्वारा स्थापित किया जाना। तो इसका आंसर होगा आपका पहला वाला। ठीक, अजयपाल के संबंधित, अजयपाल के शासनकाल से संबंधित एक राजा याद रखो, कीर्तिचंद। ये वही कीर्तिचंद है जिसने अजयपाल के खिलाफ आक्रमण किया था। अजयपाल पहले युद्ध में हरा था, बाद में अजयपाल ने कीर्तिचंद को हराया था, है ना, और बावन गणपति को भी हराने वाला राजा आपका अजयपाल ही है। ठीक है, इसका आंसर आपका पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो 29 क्या है? राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना, राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना कहाँ स्थापित है? गढ़ से कहाँ स्थापित है? कोटवाली हल्द्वानी। या सेकंड, डालन वाला देहरादून। या थर्ड, रुद्रपुर उधम सिंह नगर। या चौथा आपका कोटद्वार पौड़ी।
तो ये इसका आंसर है, वो है आपका डालन वाला देहरादून। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है कि 26 जनवरी 1995 को 26 जनवरी 1995 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के भाषण के मध्य जय उत्तराखंड जय भारत अखंड का इश्तेहार पत्र किन दो महिला द्वारा फेंके गए थे उत्तराखंड निर्माण से संबंधित विरोध के फलस्वरूप? ठीक, कुंती वर्मा कौशल्या डबराल है, यशस्वी देवी शाह या कुंती वर्मा, कौशल्या डबराल सुशीला बलूनी, चौथा कमला रावत था मालती देवी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चौथा वाला। ठीक, इसका आंसर होगा आपका सॉरी थर्ड वाला, चौथा नहीं थर्ड। चलिए 31 क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? समस्त उत्तराखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस टिहरी रियासत को छोड़कर कब मनाया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन टिहरी रियासत में नहीं मनाया गया था। वो दिवस कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930। अब टिहरी रियासत में क्यों नहीं मनाया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको पता है प्रदुम शाह के मरने के बाद सुदर्शन शाह को जो गढ़वाल का आधा पार्ट मिला था, जिसको हम पश्चिमी गढ़वाल कहते हैं, अंग्रेजों की कृपा पात्र से ही मिला। तो अंग्रेजों के खिलाफ ही ये प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पूरे भारतवर्ष में। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद 1930 में इस दिवस की तिथि है, क्योंकि टिहरी रियासत जो है आपका, टिहरी राजा जो है अंग्रेजों का कृपा पात्र था, अंग्रेजों का समर्थक था, इसलिए अंग्रेजों का विरोध ना करने को लेकर ही, अंग्रेजों का विरोध नहीं किया इन्होंने, है ना, इसलिए स्वतंत्रता दिवस टिहरी में नहीं मनाया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 32 क्या है? निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, ठीक है, राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष धर्मवीर भारती, बिल्कुल ठीक। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग, इसको आर के दर कर लीजिए आप, आर के दर, आर के दर, ये ठीक हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि कौन थे आपके? विजेंद्र कुमार जैन, विजेंद्र जैन, विजेंद्र जैन। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कुसुम कंडवाल नहीं थी, कौन थी? संतोष चौहान, संतोष चौहान। तो इसमें तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा आपका ठीक है, तो आपको सत्य बताना है, तो सत्य आपका पहला और दूसरा, तो आपका हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 32 क्वेश्चन पे, सॉरी 33। ठीक, 1902 ईस्वी में लैंसडाउन से प्रकाशित समाचार पत्र गढ़वाल के संपादक कौन थे? गढ़वाल के संपादक कौन थे? गढ़वाल के संपादक हो जाएंगे आपके गिरिजादत्त नैथाणी। ठीक, इसका हो जाएगा आपका सेकंड आंसर, गिरिजादत्त नैथाणी। इसमें कुछ और फैक्ट मैं आपको देख लेता हूँ क्या क्या। 33 की बात हो रही है, तो 33 में बात करें, एक आपका है गढ़वाली पत्र, ये तो गढ़वाल है, एक आपका गढ़वाली। गढ़वाली पत्र की बात करें तो 1905 से 1952 इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और ये गढ़वाल यूनियन के आपके प्रयास, और ये गढ़वाल यूनियन के प्रयास से शुरू हुआ। गढ़वाल यूनियन का आपका प्रयास कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून से। और ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार। रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका आपका A304, A304। अगली बात करें गढ़वाली के प्रथम अंक में, गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य प्रसाद रतूड़ी की, इसकी सत्य प्रसाद रतूड़ी की कविता उठो गढ़वालियों, उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था, उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। और इसके संपादक कौन थे गढ़वाली के? इसके संपादक कौन कौन थे? पहले गिरिजादत्त नैथाणी, गिरिजादत्त नैथाणी, ठीक, तारादत्त गहरोला और विश्वम्भर दत्त चंदोला, विश्वम्भर दत्त चंदोला। ठीक, गढ़वाल तो हमने देखा, गढ़वाल पत्र गढ़वाली, गढ़वाल के बारे में क्या क्या 1905 से प्रकाशन इसका शुरू है, गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से शुरू, देहरादून से निकलता था पत्र, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका A304। गढ़वाली, इसी पत्र के प्रथम अंक में सत्य प्रसाद रतूड़ी की उठो गढ़वालियों कविता का प्रकाशन किया गया। और इस गढ़वाली पत्र के संपादक कौन कौन थे? गिरिजादत्त नैथाणी, तारादत्त गहरोला और विश्वम्भर दत्त चंदोला। विश्वम्भर दत्त चंदोला को जो है गढ़वाल में, विश्वम्भर दत्त चंदोला को गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहते हैं, ये भी आप याद। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34।
34 क्या है? हाल ही में उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी पुष्कर सिंह धामी द्वारा दी गई है। यह संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? ठीक है, माड़ा में, मसूरी में, खटीमा में, आपका श्रीनगर। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मसूरी। ठीक है, देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 35 क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित को सही सुमेलित कर सामने देखे कोड के माध्यम से उत्तर चुनना है। सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। तो नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं आपको पता है? हुडली उत्तरकाशी से। ठीक, 5 ताम्र मानवा करती है नैनीपातन से मिली है। ठीक है, पहले का आपका तीसरा है, पहले का तीसरा, थर्ड का पहला है, थर्ड का पहला है, तो इसका हो जाएगा आपका, दूसरे का हो जाएगा फल सीमा, योग तथा नृत्य मुद्रा, और चौथे का हो जाएगा आपका मानव कंकाल, सोने का मुखौटा, मलारी से। ठीक है, तो 3 4 1 3 4 1, तो किसमें आपका पहले वाला 3 4 1 2। ठीक है, पहला वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 क्या है? किसके द्वारा अपनी पुस्तक में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन मिलता है? ठीक है, वाल्टन है, एटकिंसन है, या आपका आरिस्टोरिया या जेमिसन। इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, याद रखेंगे आप ऐसे इसको, वाल्टन। ठीक, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है ये वाला, देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना, हाल फिलहाल में या कुछ सालों में, लगभग 5 या 6 साल, वो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत होगा तो उसकी भरपाई करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जो पेपर में नए क्वेश्चन है वो तो अटेम्प्ट करने ही होते हैं, पुराने क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, वो सही करने। ठीक है, चलिए इसका आंसर है पहला। आगे देते हैं 37 क्या है? शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के पूर्व निर्देशानुसार सरकारी और निजी सभी स्कूलों में बस्ता मुक्त दिवस मनाया गया। बस्ता मुक्त दिवस कब मनाया गया था? महीने के अंतिम शनिवार, महीने के अंतिम शुक्रवार को, या महीने के अंतिम बुधवार को, या कोई नहीं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा महीने के अंतिम शनिवार। ठीक, महीने के अंतिम शनिवार। 38 क्या है? निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक के संदर्भ। ठीक है, शिवालिक के संबंध। तो ये पहला है, भाभा क्षेत्र के तुरंत उत्तर में तो पहाड़ियां उसको शिवालिक कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, काल विभाजन की दृष्टि से इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से लेके निम्न प्लायोस्टीन तक माना जाता है, निम्न प्लाइस्टोसीन तक माना जाता है। ठीक है। थर्ड, शिवालिक संपीड़नात्मक चट्टानों की मोटी परतों से निर्मित है, ये भी ठीक है। फोर्थ, पर्यटकों के लिए ज्यादातर पर्यटन केंद्र यहीं पर स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, सभी हैं सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 क्या है कि भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड है, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश। उत्तर पश्चिम की बात हो रही तो शायद जाहिर सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अगर भारत का विभाजन करना है तो बीचों बीच वाली देशांतर रेखा आपको पता है 82.5। ठीक है, 82.5, इसको आपका पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। ठीक है, 82.5। और कर्क रेखा आपको पता है भारत के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से। तो उत्तराखंड की स्थिति आपको पता है इस तरफ है, तो ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर पश्चिम के बीच में आपका उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, ये तो भारत की स्थिति है। अगर हिमालय की स्थिति में पूछता है तो हिमालय की स्थिति में इसका आंसर होगा पश्चिम मध्य। ठीक है, पश्चिम मध्य में हिमालय की स्थिति में, है ना, हिमालय के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 क्वेश्चन क्या है? 40 क्वेश्चन में आपकी सहायक नदी दे रखी है और मुख्य नदी दे रखी है। ठीक, जैसा कि आपको पता है कृष्णागार यमुना की सहायक है, बाण गंगा की सहायक है। ठीक है, सोनधारा अलकनंदा की सहायक है, और मधुकानी गौरी गंगा की सहायक। तो क्या हो जाएगा इसका? 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक, 4 3 2 1 किसमें? 4 3 2 1 सी बात, 4 3 2 1। ठीक है, आंसर इसका थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका है 41 क्वेश्चन। 41 क्या है? किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम जो है सेड्रस दियोताला है। ठीक है, चीड़, काफल, देवदार या आपका बांग। इसका आंसर हो जाएगा आपका देवदार। बाकी जो 3 है इसके वानस्पतिक नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर चीड़ की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है आपका पाइनस रॉक्सबर्गी। काफल की बात करें माइरिका एस्कुलेता। बांस की बात करें क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक,
इसके 3 आपके वनस्पति नाम आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली में स्थित नहीं है। ठीक है, चमोली में स्थित नहीं है। तो चमोली में स्थित जो प्रयाग हैं वो आपके कितने हैं पता है आपको? 3 है। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग में आपको पता है अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है, ये भी चमोली में है। थर्ड आता है कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडजा कर्णगंगा नदी का संगम है, ये भी चमोली में है। ये 3 चमोली में है। बाकी चौथा आपको पता है रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग इसमें आपको पता है अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी का संगम, ये रुद्रप्रयाग में पड़ेगा आपका। ठीक, 5वां आपको पता है देवप्रयाग पड़ता है, देवप्रयाग में आपको पता है भागीरथी मुख्य नदी के साथ अलकनंदा सहायक नदी मिलती है, अलकनंदा सहायक नदी मिलती है, ये आपका टेरी में पड़ता है। तो पंचप्रयाग चमोली में नहीं है, तो चमोली में रुद्रप्रयाग वाला नहीं है और ये देवप्रयाग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 पहला। ठीक है, पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ऊँट की सहायता से सही उत्तर बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला क्या है? वैराटगढ़ का किला देहरादून में है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इसका क्या है आपका कारण क्या दे रखा है कि गोरखा सेना ने 1815 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में इसी किले का उपयोग किया था, ये भी ठीक है। लेकिन देहरादून में है, क्यों है ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये फैक्ट अलग है और ये सेकंड वाला फैक्ट अलग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सही व्याख्या नहीं करता है, आर एक ही नहीं करता है सही व्याख्या, तो आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका होगा आपका सेकंड वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 कौन सा हुआ है? 44 क्या है? 1983 में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कितने अभ्यारण्यों को मिलाकर की गई थी, एकीकृत करके की गई थी? 3, 2, 4 या आपका 5? 3, 2, 4, 5। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक, कौन कौन से अभ्यारण्य है आपको? राजा जी, मोतीचूर, चिला, राजा जी मोतीचूर और आपका चिला। एक और पॉइंट याद रखेंगे, सर्वाधिक पर्यटक जहाँ पे आते हैं, सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं उसके मामले पे सेकंड नंबर जो है राजा जी का आता है। सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को देखने, सेकंड पे आता है राजा जी जो आपको पता है हाथी के लिए फेमस है, हाथी देखने। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है फूलों की घाटी, फूल देखने। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाघ देखने कार्बेट पहला नंबर, हाथी देखने राजा जी दूसरा नंबर, फूल देखने फूलों की घाटी तीसरा नंबर, है ना, पर्यटकों की संख्या के साथ। इसका आंसर है पहला। चलिए अगला देखते हैं आपका 45 क्या है? निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लगाना है, घटते क्रम में। ठीक है, तो लंबाई देखते हैं 45 की लंबाई क्या क्या है नदियों की, देख लेते हैं। टोंस की बात करें तो 148, भिलंगना की बात करें तो 110, अलकनंदा की बात करें 195, पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो 155। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें उसको आप 3, 4, 1, 2 करना। ठीक है, इसको 3, 4, 1 और 3, 4, 1 और 2। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी यहाँ पे? पहले नंबर पे आएगा, फिर आपका सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे टोंस नदी, चौथे नंबर पे भिलंगना। तो क्या हो रहा है? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। ठीक, पहला वाला आंसर इसका हो जाएगा, पहला आंसर होगा सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 क्या है? किस जनपद में मंसूर ताल है? एक ताल का नाम दे रखा है मंसूर ताल। याद रखें उत्तराखंड में जो आपको इक्वेटर प्लस है वो भौगोलिक प्रदेश, चाहे वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, चाहे नदी तालों से, चाहे आपका बांधों से रिलेटेड, चाहे बुग्यालों से रिलेटेड, चाहे तालों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सारे ताल कुआं गढ़वा के याद होने चाहिए, है ना, चाहे शॉर्टकट से याद करें आप, चाहे किसी भी तरीके से याद होना चाहिए। तो एक ताल आपके सामने याद हो मंसूर ताल, तो मंसूर ताल याद रखेंगे कहाँ पे आता? टिहरी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 47 क्या है कि 14 से 26 मई 2025 के मध्य उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन संपन्न हुआ? ठीक, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका माड़ागांव चमोली, माड़ागांव चमोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन क्या है? 48 क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नदियां दे रखी है, नदियों का आपका पूर्व से पश्चिम, अच्छा यहाँ पे पश्चिम से पूर्व कर दीजिए, पश्चिम से
पश्चिम से पूर्व आपको क्रम बताना है, ठीक है, सही। पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो आपका चमोली से निकलती है और आपका अल्मोड़ा पौड़ी होते हुए जाती है। अलकनंदा आपकी पश्चिम से पूर्व की बात हो रही है, चमोली की है। बिलंगना फिर टिहरी, अपोजिट हो गया, टिहरी इधर है, चमोली इधर है, ये गलत हो गया, ठीक। सेकंड की बात करें काली, अब ये तो आपका पूर्व से पश्चिम जा रहा है, सबसे पूर्वी नदी आपकी काली है, हमको पश्चिम से पूर्व निकालना है, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, चमोली की पिंडर है, फिर पिंडर के बाद पूरी धौली गंगा पहुंच गया ये, है ना, ये पूर्व की तरफ पहुंच गया, ठीक है। फिर नदिया भी चलो ये भी ठीक है, फिर ये पश्चिम की तरफ पहुंच गया, कौन सा आपको पता है, देहरादून उत्तरकाशी की नदी, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं, यमुना, देहरादून, नयार, पौड़ी, पश्चिमी रामगंगा, चमोली, कोसी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ठीक। चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक करम दे रखा है, पश्चिम से पूर्व, चौथा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 49 क्या है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, इसका मुख्यालय नैनीताल में है, स्थापना कब हुई, 31 मार्च 1976, 30 मार्च 1970, 31 मार्च 1977 या कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1976। चाहे कुमाऊं मंडल विकास निगम की बात करें, चाहे गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करें, इसका मुख्यालय कोटद्वार में, ठीक है, पौड़ी, तो डेट आपकी सेम रहेगी 31 मार्च 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 50 क्या है, बुग्यालों के नाम है, और क्या पूछ रखा है, कौन सा बुग्याल हाथी पर्वत जो आपका चमोली में है के निकट है। तो इतना तो आपको पता होगा, एक तो चमोली वाला बुग्याल होगा, लेकिन चमोली वाले आपके चारों चमोली वाले ही, तो इसमें हाथी पर्वत के निकट बताना है कौन सा होगा। हाथी पर्वत के निकट जो होगा वो आपका गुरसु, ठीक, गुरसु। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल की बात करें, कौन सा है सबसे बड़ा, भव्य बेदनी बुग्याल है, ठीक, चमोली में है। हिमालय का दर्शन किस बुग्याल से होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, हिमालय का दर्शन कहाँ से होता है, बगजी, ठीक है, ये आपका बगजी है, ये भी चमोली है। एक माखन होली या अठोड़ी उत्सव, माखन होली संबंधी, माखन की होली या अठोड़ी उत्सव से संबंधित बुग्याल कौन सा है, दयारा, दयारा बुग्याल है, ये भी याद रखेंगे। शीतकाल में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में है ये दयारा बुग्याल, और इसकी खोज जो की थी वो चंद्रप्रभा एतवाल ने, चंद्रप्रभा एतवाल ने। और माखन होली प्रारंभ किसने की थी, चंदन सिंह राणा, चंदन सिंह राणा, ठीक। बाकी तीनों भी चित्रकांठा, कुआरी, घटसोली सारे का चमोली, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। किस औषधीय पौधे की शाखाओं को कूट कर शैम्पू के रूप में प्रयुक्त किया था, गिंगारू, भीमल, बहकल, आपका ब्राह्मी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, आंसर है भीम, ठीक है। अगर और बात करें और फैक्ट की 51 की, तो 51 में और क्या क्या है, अगर घिंगारू की बात करें तो हृदय रोग के लिए लाभदायक है, हृदय रोग के लिए लाभदायक है। भीमल की बात करें तो इसकी शाखाओं को कूट कर जो शैम्पू बनाया जाता है वो बता ही दिया आपको। बैकल की बात करें पौधे के बीज से, पौधे के बीज से तेल निकालकर गठिया रोग उपचार में, गठिया रोग उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। ब्रह्म की बात करें तो बुद्धिवर्धक शाक है, एक बुद्धिवर्धक शाक है, और जो हरिद्वार से प्राप्त होता है बहुतायत में, हरिद्वार से प्राप्त, ठीक है। क्या है, गिंगारू हृदय रोग के लिए लाभदायक, भीमल के बारे में आप क्वेश्चन है ही। बहकल पौधे के बीज से इसके तेल निकालकर गठिया रोग के लिए उपचार प्रयोग होता है, गठिया रोग के लिए। ब्राह्मी बुद्धिवर्धक शाक है, हरिद्वार में बहुतायत में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 52, ठीक है। निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए, ठीक। पहला क्या है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक विस्तार पौड़ी में, 2 जिलों में, पौड़ी, नैनीताल में, सर्वाधिक विस्तार नैनीताल में, ऐसा कह रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक। सेकंड, उत्तराखंड का प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 वाला है, वहां स्थापित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, 2014 में 2014 में इस पार्क के बाघों की रक्षा के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 2014 नहीं है, 2013 है, डेट है 2013। तो आपको सही बताना है इसमें से कौन आपके सही है, तो पहला दूसरा, पहला दूसरा किसमें आपका, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53। 53 क्या है, आईन अकबरी में अबुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी में अकबर का दरबारी आपका अबुल फजल, आपको पता है अबुल फजल ने किस आईन अकबरी में किस जनजाति का उल्लेख है, थारू, भूटिया, बोक्सा, यहाँ पर राजी। इसका आंसर आपका बोक्सा, ठीक, बोक्सा जनजाति का आपका उल्लेख है, तो 53 का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 54, प्रदेश का प्रथम इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, भीमताल, सूखाताल, सूखी ढांग, या आपका देवीदून। इसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका पहला भीमताल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55,
55 क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? दांडी कांठी की गोदमा, ये फिल्म है। इसका संबंध किस प्राकृतिक आपदा से है ना? किस आपदा से सीख देने के लिए उस आपदा से संबंधित चीजें इसमें दर्शाई गई। दांडी कांठी गोद, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आपको पता है उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में आने वाली प्राकृतिक आपदा, सबसे अधिक बार जो आती है ये। भूकंप की बात करें, सबसे ज्यादा अगर क्षति होगी, नुकसान होगा उत्तराखंड को, राज्य को, तो किससे होगा? भूकंप से होगा। पॉइंट याद रखेंगे। बाढ़ आपको पता है बरसात में बाढ़ आती रहती है। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा वर्षा, जैसे बादल फटना, जैसे भी हाल फिलहाल में थराली में जो बादल फटा है वो घटना आपको पता होगी। इसका जो आंसर है वो है आपका भूकंप। भूकंप को केंद्र में रखकर बनाई गई आपकी फिल्म। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56, राज्य के किस वन्यजीव विहार की स्थापना जो है 1986 में की गई? 1986। एक मसूरी, देहरादून, सोन नदी, पौड़ी या स्कोट, पिथौरागढ़ या गोविंद। तो 86 वाली जो हो जाएगी डेट वो हो जाएगी स्कोट। स्कोट जो आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक, अगर इन सब की बात करें मसूरी वन्यजीव विहार की, तो मसूरी की आपकी 1993, सोना की बात करें 1987, या आपका 1986 है ही। गोविंद की बात करें 1955, एक केदारनाथ वन्यजीव विहार है 1972 होगा ये, बिल्कुल 1972। अस्कोट हमने लिख ही लिया। भिंसर की बात करें 1988, नंधौर की बात करें 2012। ठीक है, ये सारी आप स्थापना भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन क्या है कि 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा 2025 का विधिवत शुभारंभ किन दो धामों के कपाट खोलने के साथ? तो 4 धामों में से 2-2 करके ऑप्शन मैंने दे रखे हैं आप। ठीक है, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए आपका पहला गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक, 58 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तो सही सम्मिलित कर, सामने दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, सोचिए है, घाटी के नाम दे रखे और आपके सामने दे रखे हैं आपके जिले। ठीक, अगर मैं बात करूं किसकी, बारसू घाटी उत्तरकाशी पड़ता है, गोरा घाटी देहरादून में ही है, कालीमठ घाटी रुद्रप्रयाग में ही है, और हापला घाटी आपकी चमोली में है। आमने सामने इसके सबके आंसर दे रहे हैं, तो आंसर होगा 1 2 3 1 2 3 4 किसमें है? सी वाले, 1 2 3 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? आपका 59, 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है, सबसे कम नगरीकृत। ठीक, सबसे अधिक आपको पता है, सबसे अधिक आपका नगरीकृत जिला आपको दे दूँ, सबसे अधिक, सबसे कम बताना है तो सबसे कम हो जाएगा वो आपका सेकंड वाला बागेश्वर। ठीक, बागेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 60 क्वेश्चन क्या है कि किस जनजाति में हारू यहाँ का पराग नृत्य किया जाता है? थारू, भोटिया, जौनसारी, राज। ठीक, तो इसका जो आंसर है हारू नृत्य का वो है आपका जौनसारी। ठीक है, बाकी जौनसारी के और कौन से आपके नृत्य है वो बता दूंगा, लेकिन एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ये जो आपकी जनजातियां हैं प्रमुख रूप से सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में एक तरह से निवास करती है। थारू की बात करें ऊधम सिंह नगर में है, ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, जौनसारी आपको पता देहरादून में है, और ये आपकी पिथौरागढ़ में। एक बोक्सा भी आती है, ये आपकी ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या है। ठीक है, और कौन कौन सा इसमें 60 में? अगर जौनसारी के नृत्य की बात करें और कौन कौन से हैं? अंडे कांडे हैं, अंडे कांडे, पौड़ी है, झेला है, जंगबाजी है, रास रासो, कत्तेबाजी, ठुमकिया, सराई, बराड़ी, और एक गांडिया, लास्ट वन। अगर थारू की बात करें तो थारू में एक नृत्य होता है आपका कौन सा? खिचड़ी नृत्य। कौन सा? खिचड़ी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है थारू में। भोटे की बात करें तो एक नृत्य इसमें है पौड़ा नृत्य। कौन सा? पौड़ा नृत्य। ठीक, अगर हम किसी राज्य की बात करें तो राज्य जनजाति में एक डांस होता है आपका, इसको कहते हैं रिंग डांस। रिंग डांस थड़िया जैसा नृत्य है, थड़िया जैसा नृत्य, रिंग डांस। ठीक, ये सारे नृत्य आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो होगा आपका 61। 61 क्वेश्चन क्या है? कथनों विचार करना है और सही उत्तर आपको इसमें से बताना। पहला है विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना है, वो देश की 2408 तहसीलों में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका। ठीक,
सेकंड 1997 से 88 तक इसे देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। ठीक है। थर्ड, दोपहर का भोजन तैयार करने का खर्च केंद्र और पूर्वोत्तर राज्य के बीच में 90-10 का है। ठीक है। और केंद्र और अन्य राज्यों के बीच में 60-40 का। ये गलत दे रखा है, कितना है 60-40 के अनुपात। तो आपका तीसरा गलत है, पहला दूसरा आपका ठीक। सही बताना है आपको, सही हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 62 क्या है कि सैडलर आयोग, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय है, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, आपका शिक्षा से। तो सैडलर आयोग जो है 1917 में बना था, वो है आपका 1917 वाला, शिक्षा वाला। ठीक। इसमें कुछ और भी आपके आयोग हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 62 में क्या है? ठीक है। अगर सैडलर आयोग की बात करें तो इनका पूरा नाम था M.A. सैडलर। M.A. सैडलर। एक आपका हंटर आयोग भी है, हंटर आयोग 1882 किसके समय? लॉर्ड रिपन। रेले आयोग की बात करें, रेले आयोग, एक रेले आयोग भी है, आपका ठीक है, रेले आयोग आपका 1921 में। ठीक। ये आपका लॉर्ड कर्जन। अगर हार्टोग आयोग की बात करें, हार्टोग आयोग हो जाएगा 1929 में, लॉर्ड इरविन। ठीक। इसका आंसर क्या है आपका? चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो 1929 वाला रावी नदी के तट पर हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। बिल्कुल ठीक। सेकंड, इस अधिवेशन में उग्रवादी जो गर्म दल थे, उदारवादी जो नरम दल थे, के बीच झगड़े को सुलझा दिया गया। गलत। वो तो 1916 की घटना है, लखनऊ पैक्ट। इस अधिवेशन द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार कर देगा, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो इसका जो आपका होगा खाली एक सही है, इसमें खाली एक आपका ऑप्शन आपका पहला, केवल एक, पहला आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 क्या है? 64 है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आपको पता है 1930 में हुआ है, 1931 में हुआ है, 1932 में हुआ है। 1932 में जाहिर सी बात है तीसरा ही होगा। ठीक है, तीसरा। अब इसमें और कुछ पॉइंट देखते हैं 64 में। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगर सेकंड वाले की बात करें, और इसमें जो आपका गवर्नर जनरल है वो आपका लॉर्ड इरविन। सेकंड की बात करें, ये होता 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। ठीक, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन। थर्ड हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया या सम्मिलित हुए। और इस समय जो आपके गवर्नर जनरल हैं वो आपको कौन है? लॉर्ड विलिंगटन। ठीक, तो डेट मैंने आपकी लिखी है। गवर्नर जनरल कौन थे? पहले में इरविन, सेकंड थर्ड में विलिंगटन, सेकंड वाले महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए हैं, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी शामिल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के वैध होने का कारण क्या था? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। सेकंड, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। या थर्ड, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। चौथा, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक, इसमें दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। 66 भी इसको काट दीजिए, तो 65 का जो आंसर है वो जगह पहला। ठीक, संघ और राज्य दोनों के संविधान प्रावधान इसमें शामिल। चलिए अगला क्वेश्चन 66। तो 66 क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य संघ दोनों, या संघ और संवर्ती सूची दोनों। आपको पता है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उन सूचियों पर करता है जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है। तो संसद को कानून बनाने का अधिकार संघ सूची पर है और संवर्ती सूची पर है। ठीक, वो बात अलग है। संवर्ती सूची के कानून जब संघ और राज्य दोनों में कुछ विवादित स्थिति होती है तो संघ का कानून जो आपका उसमें आपको प्राथमिकता दी जाती है, उसको माना जाता है।
तो इसका आंसर आपका चौथा ही होगा, संघ और आपका समवर्ती सूची। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। 67 क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो आपकी कुछ यहाँ पे अनुसूचियां दे रखी है और उनसे संबंधित टॉपिक विषय सामने दे रखे हैं। ठीक, अगर हम डायरेक्ट इसमें देखें, अगर शक्तियों केंद्र में पहला क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का जो वितरण है वो आपकी 7वीं सूची में ही है। इसमें आपको पता है 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना, अलग अलग नंबर के विषयों का उल्लेख भी है इसमें। आगे है भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख, ठीक है, वो आपकी 8वीं अनुसूची है, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में आपका 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक, थर्ड है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, तो ये 1951 का है, 1951 में जोड़ा गया था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। और चौथा है आपका दल बदल निरोधक अधिनियम, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था, तो इसकी 10वीं अनुसूची ही है। तो आमने सामने इसके आंसर दे रखे, तो ऑप्शन होगा ABCD 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो आंसर होगा कौन सा वाला, चौथा वाला 1 2 3 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। 68 क्या कह रहा है कि अतिवादियों व उदारवादियों, गर्म दल और नरम दल के पुनर्मिलन प्रक्रिया में प्रयुक्त शिल्पी निम्न में से कौन था, मतलब किसके प्रयास के फलस्वरूप गर्म दल और नरम दल का जो है दोबारा से विलय हुआ था। आपको पता है 1907 में गर्म दल नरम दल की फूट हुई थी, एक तरह से कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और विभाजन का जो कारण था वो था अध्यक्ष पद को लेकर और बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा है उसको कैसे चला जाए, उसको चलाने के तरीके को लेकर। गर्म दल वाले चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है पूरे भारतवर्ष में उसका विस्तार किया जाए, और इसी क्रम में जो नरम दल चाहते थे कि बंगाल विभाजन का विरोध, या कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से खाली बंगाल तक सीमित रखा जाए, है ना, वो अंग्रेजों के साथ एक तरह से ज्यादातर विरोध करने की नीति नहीं अपनाते थे जो नरम दल वाले थे। ठीक, तो दोबारा पुनर्मिलन किसके प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट है पहला, सेकंड है M.A. जिन्ना, थर्ड मैडम कामा, या चौथा फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ठीक, और अधिवेशन आप याद रखें कौन सा अधिवेशन था वो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, और अध्यक्ष थे इसके अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इसी में आपका गर्म दल और नरम दल दोनों शामिल हो गए थे, गर्म दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे, और कांग्रेस के साथ जो है मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ था, मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी, मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका है 69। 69 क्वेश्चन क्या है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सूर्यनाथ बनर्जी, CR दास, या थर्ड सुभाष चंद्र बोस, या चौथा अरुणा असफ अली। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाकी इसकी कुछ एक दो डेट देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, और उसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन कहाँ से और कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 69। तो बंगाल विभाजन की अगर बात करें, घोषणा, बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई है वो 19 जुलाई 1905। ठीक, और बंगाल विभाजन जो आपका लागू हुआ था, अच्छा घोषणा के बाद एक आंदोलन होगा शुरू, उसको कहते हैं आपका स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम है आपका स्वदेशी आंदोलन। तो ये प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को, टाउन हॉल कलकत्ता, टाउन हॉल कलकत्ता से। ठीक, अगर बंगाल विभाजन के लागू की बात होगी तो लागू होगा ये आपका 16 अक्टूबर 1905, और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, रद्द हुआ था ये आपका 1911। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में घोषणा हुई है तो आपका गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक, तो क्या कहते हैं फैक्ट देखें हमने, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय। इसी के विरोध में एक आंदोलन शुरू होगा, इसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल कलकत्ता, लागू हुआ था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, और ये रद्द किया गया था 1911। ठीक, 1911। इसी स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर जो है गर्म दल और नरम दल में एक तरह से फूट भी पड़ी थी, जो जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 70 क्या है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, किसकी रचना है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या आपका कोई नहीं। तो ये जो रचना है वो हो जाएगी आपकी जवाहरलाल नेहरू की। ठीक, तो इसका 70 का आंसर क्या है, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 71।
71 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय शिक्षा के लिए 10+2+3 आकार की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? ठीक है, कोठारी आयोग, मुदलियार या राधा कृष्ण या राममूर्ति आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका कोठारी आयोग। ठीक, कोठारी आयोग। इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट देखते हैं। 71, अगर कोठारी आयोग की बात करें तो इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और ये आपका है 1964 का। तो कोठारी आयोग है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। पूरा नाम क्या है उनका अध्यक्ष का? दौलत सिंह आपका कोठारी। और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी सरकार को? रिपोर्ट, ये भी आप याद रखेंगे, रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो वो दी थी आपको 29 जून 1966 को। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 72 क्वेश्चन क्या है? ईसा मसीह के पुनर्जीवन, सॉरी 72 आपका क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन क्या है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो कौन सा है? क्रिसमस है या गुड फ्राइडे है या ईस्टर है या आपका पाम संडे? इसका आंसर है आपका ईस्टर। ठीक, ईस्टर। अब ये तीनों त्योहार कब कब मनाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्रिसमस की बात करें तो ईसा मसीह का जन्म दिवस आता है, इस तिथि को क्रिसमस मनाया जाता है। जन्म दिवस आता है गुड फ्राइडे, इसी तिथि को सूली पर चढ़ाया गया था उनको, सूली पर चढ़ाया गया था। पाम संडे है ईसा मसीह के यरूशलेम इज़राइल यरूशलेम में प्रवेश की याद में मनाया जाता है। प्रवेश की याद में, यरूशलेम में प्रवेश की याद। क्रिसमस क्या हुआ? ईसा मसीह का जन्म दिवस। गुड फ्राइडे इस तिथि को सूली पर चढ़ाया गया था। और जो आपका ईस्टर है वो पुनर्जीवित होने की स्मृति में, और पाम संडे ईसा मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की याद में मनाया जाता है। ठीक, चलिए इसका आंसर आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 क्वेश्चन है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है ना? उस समय आपका किस राजा का शासन का था? अकबर का, शेरशाह का, बाबर का या औरंगजेब का? इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह। ठीक है, शेरशाह। और पद्मावत में उल्लेख किस बात का है? आपको पता है चित्तौड़ के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चित्तौड़ के राजा थे राजा रतन सिंह, और इनकी रानी थी आपकी पद्मिनी। ठीक, और आपको पता है पद्मिनी काफी सुंदर थी। तो पद्मिनी को ही प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनके सौंदर्य का जो वर्णन है वो पूरी सोसाइटी में एक तरह से सबको पता था कि बहुत सुंदर। अलाउद्दीन खिलजी के भी कान में बात पड़ी थी, अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं को प्राप्त करना चाहते, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनको प्राप्त करने के लिए इन्होंने चित्तौड़ का घेरा भी डाला, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी आपको पता है इसके बाद रतन सिंह को बांध के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया था, है ना, एक तरह से धोखाधड़ी करके। उसी धोखे का उत्तर देने के लिए रानी पद्मिनी भी अपने सेवकों के साथ पालकी में गई थी, और वहां पे एक तरह से आक्रमण करके राजा रतन सिंह को वापस ले आती है। ठीक, तो इस सब का वर्णन जो है आपकी पुस्तक पद्मावत में है, जो मलिक मोहम्मद जैसी की है, और शेरशाह के काल से वो संबंधित है। इसी में रानी पद्मिनी द्वारा जौहर या इनकी सेविकाएं और पद्मिनी द्वारा संयुक्त रूप से जौहर किए जाने का उल्लेख भी इसी में वर्णित है। ठीक, ये भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 क्या है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसमें से आपको सही बताना। ठीक, पहला क्या है? पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव अंततः उद्देशिका बना। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है इसकी प्रकृति न्यायोग नहीं है, बिल्कुल इसके आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। इसका संशोधन किया जा सकता है अगर संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ किए बिना संशोधन होता है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो ये वाला आपका गलत है। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से ठीक कौन कौन से हैं? थर्ड वाला आपका गलत है, पहला, दूसरा और आपका चौथा। ठीक, तो हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 75 क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 31वीं बार किसने फतह किया? 4 नाम आपके सामने, 3 नाम है, चौथा कोई। कामिनीता शेरपा है, लवराज सिंह धर्मशत्रुर या विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति या चौथा कोई नहीं।
तो लवराज सिंह धर्मशक्तु तो आपके पिथौरागढ़ के हैं, इन्होंने भी कम से कम 6, 7 या 8 बार फतह किया, वो मैं बता दूंगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका तामिरिता शेरपा, जो खुद ही आपके नेपाल के, है ना, और ये अपना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ रहे हैं, इनके आसपास भी कोई नहीं। अगर लवराज सिंह धर्मशक्तु की बात करें, लवराज सिंह धर्मशक्तु, तो इन्होंने 7 बार एवरेस्ट फतह किया है। इनको 2014 में पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। और ये एक तरह से बोना गांव के हैं, पिथौरागढ़ के बोना गांव, पिथौरागढ़ के बोना गांव के निवासी हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका है पहला। 76 क्वेश्चन क्या है कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी? देश की पहली विधानसभा हिमाचल विधानसभा है, या दिल्ली, या उत्तराखंड, या आपका अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है आपकी दिल्ली विधानसभा, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखें, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आपका 77 क्या है? 21 जून 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय आपका क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, सेकंड हमारा स्वास्थ्य हमारी धरोहर, थर्ड हम हमेशा रहे निरोग, या चौथा आपका कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, ठीक। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आपको पता है मुख्य आयोजन होता है भारत में हर वर्ष, यहाँ पे मोदी जी पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागिता अपनी दिखाते हैं। और उत्तराखंड के संदर्भ में भी जो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा भी आपका योग दिवस का मुख्य आयोजन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में किया जाता है। तो वो 2 स्थल कौन से हैं? अगर भारत की बात करें तो भारत का जो आपका योग दिवस हुआ था, मुख्य आयोजन हुआ था आपका विशाखापट्टनम, ठीक। 2025 की मैं बात करूँ, विशाखापट्टनम, जहाँ पे आपके मोदी जी स्वयं गए थे। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपका हुआ था आपका भराड़ी सैंड, आपको पता है आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है। भराड़ी सैंड का आपका गैरसैंण। यहाँ पे आपके मुख्य अतिथि कौन थे? एक तरह से मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी, ठीक। इसका आंसर आपका पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 क्वेश्चन क्या है? किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां, शिराएं में से धमनियां कहा गया? तो सड़क निर्माता के रूप में जाने जाने वाला जो आपका राजा है वो कौन है? बाबर है, शाहजहां है, अलाउद्दीन खिलजी, आपका शेरशाह सूरी। इसका आंसर आपको पता है, शेरशाह सूरी। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन जीएस के चल रहे हैं, तो कमेंट करके आप ये बताइए उत्तराखंड में ऐसा कौन सा पवार राजा है जो सड़कों के निर्माणकर्ता के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है ना? उसको गढ़वाल का एक तरह से शेरशाह सूरी भी आप कह सकते हो, सड़कों के निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कमेंट करके आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 79 क्वेश्चन क्या है? 79 है कि यवनों के आगमन का उल्लेख मिलता है किस पुस्तक में? 4 पुस्तकें आपके पास दे रखी है, मेघदूत में, मुदा राक्षस में, या स्वप्न वास वदत्ता में, या गार्गी संहिता में। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चौथा वाला, ठीक है। इन पुस्तकों के हम नाम देख लेते हैं। 79 अगर गार्गी संहिता की बात करें तो आपका गर्ग मुनि की है ये, ठीक। भाषा आपकी है भाषा संस्कृत, ठीक। मेघदूत की बात करें तो ये आपकी कालिदास की है। मुदा राक्षस है आपका विशाख दत्त की। स्वप्नवास वदत्ता ये आपकी भास की, ठीक। तो इन तीनों पुस्तकों के जो राइटर है, लेखक है, वो भी आप याद रखें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 क्वेश्चन जो आपका भौगोलिक सीमा से संबंधित है, ठीक है। आपको इसमें गलत बताना है, गलत कथन का चयन करना है। पहला क्या है कि बांग्लादेश से भारतीय राज्य की संख्या जो आपकी टच होती है, सीमा बनाते हैं, वो कितने आपके भारतीय राज्य हैं? 5 है, ठीक है। सेकंड, चीन से संबंध भारतीय राज्य की संख्या ये 5 है चीन से, ये भी ठीक है। भूटान से संबंध भारतीय राज्य की संख्या 3 है, तो 3 नहीं है, कितने हैं? भूटान से टच होते हैं सीमा बनाने वाले वो आपके 4 कौन कौन से भूटान से सीमा बनाने वाले? एक तो अरुणाचल प्रदेश है भूटान के पूर्व में, ठीक। भूटान के दक्षिण की बात करें तो एक आपका असम आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, और पूर्व की बात करें तो एक आता है आपका सिक्किम। 3 नहीं है, कितने आपके? 4 आपके भारतीय राज्य। चौथा क्या है? अफगानिस्तान से जो भारतीय राज्य सीमा बनाता है वो आपका एक ही है, ठीक है, लद्दाख। तो खाली लद्दाख ही है, ठीक। बांग्लादेश के साथ और चीन से जो सीमा बनाते हैं उन राज्यों के नाम आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 81 क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है? आपको पता है भारत की समुद्री सीमा है, इसका निर्धारण 1882 के
कानून के तहत निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से भारत अपनी मुख्य भूमि पर अपने अधिकार रखता है, विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। उसी प्रकार से किसी भी देश के आसपास का जो समुद्र है उसमें जो भी संसाधन मिलते हैं, चाहे बेशकीमती पत्थर हो, चाहे मछली की बात हो, मछली प्रोडक्शन, मछली आपका पालते हैं उनको बेचने की बात हो, चाहे और भी जितने प्रकार से जीव जंतु पाए जाते हैं या घास विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, उनसे भी आर्थिकी एक देश की सुधर सकती है। ठीक, पर्यटन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है आपका समुद्र, है ना। तो सभी देशों को अधिकार दे रखे हैं, तो भारत के भी कुछ अधिकार हैं जो आपकी सीमा के तहत हैं। तो 3 समुद्र सीमा होती है, तो इसमें से पूछ रखा है 12 से 24, तो 12 से 24, तो वो जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक, क्योंकि आधार रेखा से, आधार रेखा होती है टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक जो सीमा होती है उसे कहते हैं आपकी प्रादेशिक जल सीमा, पहली वाली। ठीक, फिर 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक जो सीमा होती है उसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र, ये वाला थर्ड वाला संलग्न क्षेत्र। तो 24 से आपका 200 नॉटिकल मील तक जो सीमा होती है उसको कहते हैं आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 3 समुद्री सीमा है, 12, 24, 200। ठीक, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे 82 क्वेश्चन क्या है। 82 क्वेश्चन आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर आपको सत्य कथनों का चयन करना है, सत्य बताना है ना। पहला देखते हैं, दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, दक्कन ट्रैप का अधिकांश विस्तार, दक्कन ट्रैप का अधिकांश विस्तार गुजरात के दक्षिण में, और गुजरात के दक्षिण में आपको पता है महाराष्ट्र पड़ता है, और इसका अधिकांश विस्तार आपको पता है महाराष्ट्र में ही है, ये भी ठीक है। थर्ड, इन चट्टानों के विखंडन से, इन चट्टानों के विखंडन से रेगुर मिट्टी निर्मित हुई है। रेगुर मिट्टी जिसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और आपको पता है ज्वालामुखी जब फूटता है, मैग्मा जब पृथ्वी के धरातल पर बहता है उसको लावा कहते हैं। लावा के जमने से जो चट्टान बनती है उसको इग्निशियस रॉक कहते हैं, जिसको आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान के टूटने मतलब अपरदन से और विष्णु से, निक्षेपण से जो आपकी मिट्टी जो निक्षेपण होकर पाई जाती है, निक्षेपित होकर मिट्टी, उसको काली मिट्टी कहते हैं, उसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चरमोजा भी कहते हैं, काले कपास की मिट्टी भी कहते हैं, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम, तो ये भी ठीक है। फोर्थ है, इन शैलों से भवन व सड़क निर्माण होता है, गलत है। चौथा वाला गलत है कि भवन निर्माण से संबंधित जो शैल, जो पत्थर, जो चट्टान मिलती है वो विंध्याचल क्रम की जो आपकी चट्टान है उसकी विशेषता है। ठीक है, तो चौथा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 83 क्वेश्चन क्या है, गलत बताना आप, असंगत कथन का चयन करना। ठीक है, पहला देखते हैं, हिमालय जो है, हिमालय वलित फोल्डेड मतलब विश्व की नवीनतम, है ना, नवीनतम मोड़दार फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, विश्व के अधिकांश जो बड़े बड़े पर्वत हैं, चाहे रॉकी है, चाहे एंडीज है, चाहे हिमालय है, वलित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, सेकंड, हिमालय उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है हैरी हैस का है, और ये सर्वाधिक मान्य है ना, सर्वाधिक जो आपके भूगर्भ शास्त्र है वो इसी थ्योरी को मानते हैं, ये भी ठीक है। थर्ड, हैरी हैस ने भू सन्निधियों को पर्वतों का पालना कहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हैरी हैस ने नहीं कहा है। भूगर्भ शास्त्र एक हुए कोबर, जिन्होंने हिमालय की उत्पत्ति संबंधित आपका भू सन्निधि सिद्धांत दिया है, उन्होंने कहा है, कोबर ने, भू सन्निधियों को पर्वतों का पालन। ठीक है, थर्ड, तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का निर्माण तैतीस सागर में जो अवसादों का निक्षेप हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ही हुआ है, तो इसका चौथा भी आपका ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा, एक गलत है, तीसरा वाला तो गलत ही बताना था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। 84 क्वेश्चन क्या है, 84 क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी। 4 डेट्स आपके पास दे रखी है, 25 दिसंबर 2000 या 21 जून 2002 या 2 अक्टूबर 2000 या 9 नवंबर 2000। तो याद रखेंगे इसकी डेट, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर 2000। ठीक, और कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये राज्य का नाम याद रखोगे आप, राजस्थान। ठीक, राजस्थान। 84 का हो जाएगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 होगा। ठीक है, 85 क्वेश्चन क्या है, 85 क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक, पहला है, डॉक्टर विलियम गैट जो है, विलियम गॉट अमेरिकी वैज्ञानिक है, ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया है, बिल्कुल ठीक। सेकंड, बाद में ऑपरेशन फ्लड के जनक MS स्वामीनाथन है, गलत है, कौन है वो हम देखेंगे। बाद में हरित क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन है, गलत है, आपको पता है MS स्वामीनाथन है। थर्ड, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था, उद्योग धंधों का विकास था, उनके निर्माण में वृद्धि करना था, ये भी बिल्कुल गलत है। आपको पता है खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता, इसका खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता है ना, या आत्मनिर्भरता, ये इसका उद्देश्य था। ठीक, तो इसमें आपको सत्य बताना है, तो सत्य आपका खाली पहला वाला हो जाएगा।
अगर भारत में ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड जो आपका शुरू हुआ था वो 70 में हुआ था और इसके थे आपके जनक वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीस कुरियन नहीं थे, वो थे आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक। और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, ताकि हमको आयात ना करना पड़े, हमारी जरूरतों का जो भी आपका खाद्यान्न हम भारत में उगा सके और अधिक से अधिक उसका निर्यात भी कर सके। तो वर्तमान में ऐसी स्थिति भारत के पास है ना, लेकिन भारत में खाद्यान्न उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका पहला वाला, ठीक। 86 क्या है कि भारत में सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? चीन मॉडल, जापान मॉडल, सिंगापुर मॉडल से आपका अमेरिकी मॉडल से, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पेपर में पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन मॉडल से। अभी अधिनियम के रूप में कब लाया गया था? 86 वाला से जो आपका प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ आपका 2000 में हो गया था, लेकिन सेज अधिनियम जो पारित हुआ था वो 2005 में, ठीक है। सेज अधिनियम पारित कब हुआ था? 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87 क्या है? केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्यम विकास अधिनियम का निर्माण किया गया है। कब किया गया था इस अधिनियम का निर्माण? 2006, 5, 2009 या आपका 2010? इसका आंसर याद रखेंगे आप। 87 का हो जाएगा आपका पहला 2006। 87 का क्या हो जाएगा? 2006। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 88 क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ का जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना किसी देश के सहयोग से की गई है ना। आपको पता है स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत में हुई है, भिन्न भिन्न देशों के सहयोग से, है ना। उसमें से एक संयंत्र आपका दे रखा है, तो दुर्गापुर की बात हो रही है। तो दुर्गापुर हुआ था आपका जर्मनी, ब्रिटेन या आपका रूस या आपका अमेरिका। तो इसका आंसर आपका क्या? ब्रिटेन, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर 88 हो जाएगा आपका ब्रिटेन, सेकंड वाला। 89 क्या है कि नाबार्ड द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। किसानों को एक तरह से ऋण उपलब्ध कराना है, किसानों से संबंधित योजना, किसानों की एक तरह से किसानों की आर्थिकी में वृद्धि, किसानों के जो जीवन का जो आपका भौतिक स्तर है, जो आपका दैनिक स्तर है, उसकी बढ़ोतरी से संबंधित आपकी योजना है। तो इसके प्रारंभ की डेट पूछ रहा है, क्या है? अगस्त 1998 या अप्रैल 1995 या अक्टूबर 1999, दिसंबर 1990? तो इसकी जो डेट है वो है आपकी अगस्त 1998, अगस्त 1998, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 90, लास्ट क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र से 90वां क्वेश्चन, ये भी नाबार्ड से संबंधित है। देखते हैं क्या है कि नाबार्ड से संबंधित कथनों पर विचार करना, आपको सत्य बताना। इनमें से सत्य कौन से हैं? पहला ऑप्शन कि नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी और कब? 12 जुलाई 1982, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, शिवरमन सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर नाबार्ड स्थापित हुआ। इस समिति की सिफारिश पर ही स्थापित हुआ था वो शिवरमन सिंह समिति थी, ये भी ठीक है। थर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अधिकतर जो भी आपकी वित्त से संबंधित संस्था है ना भारत की, चाहे नाबार्ड हो चाहे आपका RBI हो, तो उनके जो आपका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में नहीं है। कहाँ पे? आपका मुंबई में, ठीक। मुख्यालय आपका मुंबई में है। तो गलत बताना है, मतलब सत्य बताना, तो गलत इसमें थर्ड वाला है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, ये भी याद रखेंगे आप, ये भी आपका ठीक है। तीसरा गलत है, सही आपके 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 का आपका सेकंड, 1, 2, 4, ठीक। तो हमने देखे हिंदी के 20, उत्तराखंड के आपके 40 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, और GS के आपके 30 क्वेश्चन, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को ये आपके क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। जैसा कि आपको पता है 21 सितंबर को आपका वीडियो का एग्जाम है, तो उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं एडवांस, ठीक है। चलिए इसके आगे जो आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के वो सर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम मॉक नंबर 7 देखने वाले रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन GK GS के जो विकास सर ने आपको करा दिए होंगे, तो इन 10 क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। हाइट पे बात की गई है, 5 दोस्त हैं। तो बोला है सुरेश कौशल से छोटा है, तो सुरेश जो है कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है, ठीक है। तो सुरेश जो है कौशल से तो छोटा है पर रमेश से लंबा है। मधुर के लिए बोला कि मधुर सबसे लंबा है, तो मधुर सबसे लंबा है। अमित के बारे में बात की, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है, तो अमित जो है वो कौशल से तो छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, तो यानी
अमित, मैंने यहाँ पे अमित को बना दिया जो कौशल से छोटा है पर सुरेश से लंबा है, ठीक है। यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन होगा हमारे पास, रमेश। ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर है रमेश, जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 मेरे पास दिया, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो बोला है कि रजनीकांत अपनी ऑफिस के लिए निकलता है तो 15 किलोमीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। फिर पूर्व डायरेक्शन में मुड़ता है, पूरब की ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है तो इसका बाएं साइड होगा और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, अब इसका बाएं साइड हो जाएगा और 20 किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर चलता है और ये ऑफिस पहुंच गया, यहां पर इसका ऑफिस आ गया। और ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसके घर घर बताया गया है, इसका घर है यहाँ पे। तो उसके घर से उसके ऑफिस की कितनी दूरी और किस दिशा की ओर होगी, तो मुझे एक तो दूरी बतानी है और एक दिशा बतानी है। तो देखो ये 1 है तो मैं यहाँ पर भी ये 1 होगा और ये 8 है तो ये भी 8 होगा, यानी ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये यहाँ पर इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 है, ये 12 और ये 8 टोटल 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को ये वाली एक तो दूरी बतानी और दिशा बतानी है। तो अगर मैं दिशा देखूं तो ये कौन सा है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है आपका, तो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम तो दिशा हो जाएगा। मैं दूरी देखूंगा तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। तो ये 15 और 1 16, तो मेरा जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना है मेरे पास 16 का स्क्वायर, आधार मेरे पास ये 12 है, तो मेरा कर्ण आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 400 आ जाएगा और कर्ण स्क्वायर बराबर 400, यानी कर्ण बराबर आ जाएगा 20। तो दूरी तो मेरी 20 आ जाएगी, दिशा मेरी उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 20 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो मुझे ये वाली दूरी बतानी है और दिशा भी बतानी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट है वो कौन सा डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो मेरा आ गया उत्तर पश्चिम, ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्ट, और दूरी आ गई मेरी 20, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास ब्लड रिलेशन का दिया है और कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे m इंटू एन का मतलब है कि m पुत्री है n की, m प्लस n का मतलब दिया है m पिता है n का, m भागा n का तात्पर्य m माता है n की, और m माइनस n का तात्पर्य m भाई है n का। तो ये कंडीशन है जिसके हिसाब से मुझे p का k से संबंध बताना है कि p का k से क्या संबंध है। तो p भागा q, तो इसका मतलब है p डिवाइड q का मतलब है p माता है q की, ठीक है, p माता है q की। q प्लस r, तो q प्लस r का मतलब है q पिता है r के, q पिता है r के। आगे r माइनस t, तो माइनस का मतलब है r भाई है t का, ठीक है, r भाई है t का। और t इंटू क्यू, तो t इंटू क्यू का मतलब है कि t पुत्री है q की, तो t इंटू के है, तो t पुत्री है k की। तो देखो t एक तो q की पुत्री हो सकती है ना, क्योंकि q भाई पिता हो जाएगी, और एक k की पुत्री हो जाएगी क्योंकि k क्या भाई t की माता हो जाएगी। तो उसने मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि p का k से संबंध बताओ, तो p का k से क्या संबंध है, यानी p k की क्या लगेंगी, तो क्या लग जाएंगी भाई सास, यानी ये k है, k के हस्बैंड q है और उनकी माता है p, तो p का k से क्या संबंध होगा सास। ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा, ठीक है। कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको हमने नॉर्मली बनाया जैसे हम ब्लड रिलेशन वाला बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है मेरे पास, एक पैटर्न पे बनेगा और कुछ मिस किए हुए बीच में 3 4 5 डेटा जो मिस है मुझे फिल करना है और एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं तो उसको काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है। तो या तो ये 3 के फॉर्म में, यानी 3 3 का पेयर बन सकता है, या फिर 6 6 का पेयर बन सकता है। तो अगर मैं 3 का पेयर बनाऊं तो ऐसे 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 और ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे BCA, तो यहाँ पर BCA अगर मैं भर दूं, A भर दूं तो BCA, यहाँ पर मैं B भर दूं तो BCA, यहाँ पर मैं C भर दूं तो BCA, यहाँ पर मैं C भर दूं तो BCA, यहाँ पर B भर दूं तो BCA। तो ये जो ब्लैंक है यहाँ पर मेरा आ जाएगा ABCCB, ABCCB मेरा आंसर होगा। तो ABCCB ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास ये 18 लेटर दिए थे जिसमें से कुछ मिस थे, तो मैंने इनको
तीन तीन के पेयर में ब्रेक किया ताकि कोई पैटर्न बन सके, ऐसा मुझे कोई दिख जाए, मतलब मुझे कुछ लॉजिक मिल जाए ब्रेक करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा ये वाला सेकंड वाला जो था, यहाँ पर मुझे BCA एक ऐसा पैटर्न नजर आया जो मैं यहाँ से बना सकता, तो मैंने यहाँ पे ए भरा, तो BCA 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 और BCA, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा ABC और B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिसिंग टर्म का है, इसमें कैलकुलेशन करना होता है ना, तो हम कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसने लॉजिक लगाया है। तो देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे 18, 7, 8 और 17 दिया है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे देख लूं, ठीक है। तो अगर मैं 18 में से 8 माइनस करता हूं, यानी ये वाला, इसमें से ये माइनस कर दूं और प्लस 7 कर दूं, ये बीच वाला ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 18 माइनस 8 10 प्लस 7 17। अगला भी मैं यही करूं, इसको आपस में माइनस कर दूं, तो यानी 19 माइनस 14 और प्लस 9। तो 19 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 9 14। तो यानी इन दोनों को माइनस करना है और इसको जोड़ देना है, तो इस वाले में भी सेम यही लॉजिक लग जाएगा। तो 24 माइनस 11 और प्लस सेंटर वाला टर्म मैं ऐड कर दूं, ठीक है। तो कितना भाई ये आ जाएगा 13 और 8 21। तो ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड को माइनस करना है, उसमें बीच वाले को ऐड कर देना, सेकंड वाले को, तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 19 माइनस 14 प्लस 9, तो 14 मेरा आंसर। तो यहाँ पर 24 माइनस 11 13, और 13 में मैं 8 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राहुल के पास 340 रुपए है, जिसमें 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। यदि सभी नोटों की संख्या बराबर है तो राहुल के पास कुल कितने नोट है। तो मैंने मान लिया कि जो नोट है पहले है मेरे पास 2 रुपए के, मैंने मान लिया एक्स नोट है, ठीक है। 5 रुपए के ये भी एक्स नोट मान लिया, क्योंकि सभी नोटों की संख्या क्या बराबर है, और 10 रुपए के भी एक्स नोट है, ठीक है। अब मेरे पास जो टोटल रुपए बोला है इसने, वो बोला है 340, ठीक है। अब मेरे पास 2 रुपए के एक्स नोट है भाई, तो मेरे पास कुल कितने पैसे होंगे 2 रुपए में 2x। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास भाई 10 के मेरे पास 5 नोट है, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हुए 10 × 5 यानी 50 रुपए। वैसे ही मेरे पास 2 रुपए के एक्स नोट है, तो टोटल 2 रुपए वाले जो रुपए होंगे मेरे पास वो 2x हो जाएंगे, ऐसे 5 रुपए वाले 5x और ऐसे 10 रुपए वाले 10x। और टोटल जो इन तीनों को जोड़ के मेरे पास टोटल रुपए कितने 340 में। तो 5 और 2 7 और 10 17, 17x बराबर 340, x बराबर 340 अपॉन 17, तो कितना भाई 20। तो यानी मेरे पास 2 रुपए के भी 20 नोट थे, 5 रुपए के भी 20 नोट और 10 रुपए के भी 20 नोट थे, तो टोटल मेरे पास 60 नोट होंगे। ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो हर नोटों की संख्या मेरे पास 20 है, तो टोटल नोट मेरे पास 60 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास डाइस का दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास 2 डाइस है और मुझे 3 का अपोजिट बताना है। तो डाइस वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि जैसे मेरे पास 2 डाइस होते हैं उनमें एक कॉमन टर्म होता है, तो जैसे 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो मैं पहले वाले पोजीशन डाइस की जो पहली स्थिति वहां से लिखना स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मैंने लिखा 2, अब जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो कॉमन होता है वहां से हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे ऐसे, या फिर एंटी क्लॉक। तो आपको अगर मैं इसमें क्लॉक में लिख रहा हूं तो इसमें भी क्लॉक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 के बाद मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, अगला मेरे पास आ गया 5 और अगला मेरे पास आ गया 3, ठीक है। सेम इसमें भी, तो 2 कॉमन है, यानी यहाँ पर 2 लिख दो या फिर हटा देना, ठीक है। और अगला मेरे पास 2 के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, तो अगला मेरे पास 1 आ जाएगा और अगला मेरे पास 6 आ जाएगा। तो मेरे को 3 का अपोजिट पूछा, तो 3 का अपोजिट क्या है 6, ऑप्शन फर्स्ट मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का अपोजिट पूछेगा तो कौन सा नंबर नहीं है, 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या जाएगा 4। अगर 2 का अपोजिट पूछा होता तो 4 आ जाता। फिलहाल मेरे से 3 का अपोजिट पूछा है तो 6, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 98 है मेरे पास। तो यहां पर इसने कुछ सिंबल दिए हुए, या जैसे प्लस को बोला इसने कि प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है गुणा, ऑब्लिक का अर्थ है प्लस और स्टार का अर्थ है माइनस। तो मुझे इस वाले इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूं 48, फिर प्लस है और प्लस का अर्थ क्या बोला इसने डिवाइड, ठीक है 12, ऑब्लिक तो इसका अर्थ इसने बोला है प्लस 15, स्टार का अर्थ है माइनस 2 और माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है 2 गुणा 5। तो मुझे इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं सिंप्लीफिकेशन में देखूं
तो हमारा बोर्ड मास का रियल नियम लगता है, यानी सबसे पहले अगर BODMAS बोर्ड मास, तो अगर ब्रैकेट होगा तो B से ब्रैकेट, O से ऑफ होता है भाई, उसका मतलब भी इंटू होता है, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई में गुणा, A से एडिशन यानी प्लस और S से सब्ट्रैक्शन होता है यानी माइनस करना। तो सबसे पहले डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड करूंगा मैं, तो 48 डिवाइड बाई 12 तो यानी कितना आ जाएगा 4 प्लस 15 और माइनस, अब देखो डिवाइड के बाद हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे भाई, ये वाला पहले डिवाइड फिर इंटू फिर प्लस फिर माइनस। तो अब मैं इंटू करूंगा यानी 5 गुना 10, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं, 15 4 19 माइनस 10 यानी 9, तो 19 में से 10 माइनस करोगे तो 9, मेरा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए थे, उनका मतलब बताया गया था, जैसे बोला था प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ इंटू है, ऑब्लिक का अर्थ प्लस है, स्टार का अर्थ माइनस है। इस वाली इक्वेशन में मैं ये सब साइन रख के आंसर निकालूंगा, तो आंसर मेरा 9 आएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पुलिस चोर और अपराधी। तो मुझे इन ऑप्शन में बताना है कि कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश करेगा पुलिस चोर और अपराधी में, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा वाला जो गोला बनाया ये बाहर वाला, ये है अपराधी का, ठीक है। तो अपराधी में कुछ चोर भी होते हैं भाई, आपको पता होगा अपराधी बहुत टाइप के होते हैं, है ना। तो उसमें से कुछ चोर भी होते हैं, जो छोटा वाला होगा वो चोर का, और जो बाहर है ये हो जाएगा पुलिस का, क्योंकि इनका और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कथन दिया है मेरे पास, तो कथन में बोला है कि कुछ जो बसें हैं वो चौपहिया वाहन है, ठीक है। कुछ है भाई ये वाला पोर्शन, और सभी चौपहिया वाहन वैन है, तो जितने भी चौपहिया वाहन है ये क्या होंगे, वैन होंगे, ठीक है। तो मुझे निष्कर्ष बताना है, तो इसमें दो निष्कर्ष दिए हैं, बोला है कुछ वैन बसेस है। तो देखो ये वाला पोर्शन, ये कुछ वैन बसेस है, तो वही वैन का ये वाला पोर्शन बस से टच हो रहा है, तो बिल्कुल है। और बोला है कुछ बसें वैन है, तो बस का ये वाला पोर्शन वैन में बन रहा है, तो कुछ बसें वैन है, तो ये भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ऑप्शन हमारे फॉलो करते हैं। ऑप्शन फोर्थ हमारा आंसर होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखे हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को भाई लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।